Now next function is custodian of cash reserves. Custodian of cash reserves of commercial bank. So RBI takes the custody of the cash reserves. I've told you that commercial banks are supposed to make two kinds of reserves. One is cash reserves, which are made by the commercial bank but which are kept with the RBI, which are in the custody of RBI. Another one is liquid reserves, which are made by commercial banks as well as they are kept with commercial banks also only to support whom? To support those depositors who have come for विड्रॉल ऑफ फंड्स. ठीक है, तो कैश रिजर्व्स जो होते हैं, जो दोनों लीगल रिजर्व में से कैश रिजर्व है, वो तो कमर्शियल बैंक किसके पास बना के रखती है? आरबीआई के पास. दूसरी तरफ जो लिक्विड रिजर्व्स हैं वो कमर्शियल बैंक खुद ही बना के रिजर्व बना के अपने पास रखती है. ठीक है, तो जो कैश रिजर्व्स हैं उसकी कस्टडी किसके पास गई? किसके पास गई? सेंट्रल बैंक के पास. सेंट्रल बैंक ने सभी कमर्शियल बैंक से हर डिपॉजिट में से रिजर्व्स लेके अपने पास कस्टडी रख रखी है. तो आप सोचो, मैंने आपको मनी क्रिएशन प्रोसेस बताया था, उसमें आपको बताया था इनिशियल डिपॉजिट कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को, और हर डिपॉजिट में से रिजर्व निकल रहा है, और वो सारे डिपॉजिट्स के सारे रिजर्व्स जो कि कैश रिजर्व्स हैं उसकी सारी कस्टडी जा रही है आरबीआई के पास. तो आप सोचो कि आरबीआई के पास कितने रिजर्व्स होगी, उसका जो स्टॉक है रिजर्व्स का कितना ज़्यादा होगा. तो आरबीआई अपने पास उसकी कस्टडी रखती है एक पर्पस, एक और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जिसको हम कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय आरबीआई. ठीक है, आरबीआई हैज गिवन अ प्रॉमिस टू ऑल कमर्शियल बैंक्स दैट इट विल सपोर्ट द कमर्शियल बैंक्स इन एनी सिचुएशन. ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को वो हर सिचुएशन में सपोर्ट करेगा. हाँ, बिल्कुल बैंकरप्ट ना हो जाए, ठीक है, बिल्कुल बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट ना हो जाए, वो अलग बात, वो दैट इज समथिंग एक्सेप्शनल, बट इन नॉर्मल वर्किंग डे टू डे सिचुएशंस आरबीआई विल सपोर्ट एवरी टाइम. ठीक है, और सपोर्ट मेनली चाहिए किस चीज़ के लिए होता है? कई बार ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंक्स लोगों से डिपॉजिट्स लेती है, अलग अलग तरीके से डिपॉजिट्स लेती है, और उन डिपॉजिट्स को या तो लेंडिंग के फॉर्म में या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में यूज़ करती है. ठीक है, क्योंकि रिजर्व्स तो लिक्विड रिजर्व्स बना नहीं पड़ते हैं. फिर दूसरा काम क्या बचा? या तो लेंडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट. तो कई बार इस लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट की साइकिल में कमर्शियल बैंक्स के खुद के पास कई बार फंड्स नहीं होते अपनी कई सारी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए. इवन कई बार जब ज़्यादा लोग, रिजर्व से ज़्यादा मान लो कई सारे लोग विड्रॉ करने आ गए, इकोनॉमी में अलग अलग साइकिल्स होती है, फेजेस होते हैं, कई सारे लोग ज़्यादा विड्रॉ करने के लिए आ गए तो हमारे रिजर्व्स कम पड़ गए तो, या फिर हमारी कोई और ऑब्लिगेशन है वो हम पूरी नहीं कर पाए क्योंकि हमने लैंडिंग में जो पैसा चढ़ा रखा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो पैसा चढ़ा रखा है, वो एक टाइम पीरियड के बाद मिलेगा. तो उस टाइम पीरियड में कमर्शियल बैंक्स को मनी की, कैश की ज़रूरत होती है. जिस वक्त सपोर्ट उसको कौन करती है? जिस वक्त सपोर्ट करती है उसको सेंट्रल बैंक आरबीआई. और कैसे सपोर्ट करती है? वो उसको लेंडिंग देती है. ठीक है, वो उसको क्या करती है? लेंड करती है. जैसे कि हमने बोला ना, बैंकर टू दी बैंक्स, वो कमर्शियल बैंक्स के लिए भी कई सारे बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करती है. और क्यों करती है? करती तो है, लेकिन क्यों करती है उसका कारण ये है क्योंकि उसने हर डिपॉजिट में से रिजर्व बनवा के अपने पास रख रखा है. तो वो जो रिजर्व, कैश रिजर्व उसने अपने पास रख रखा है हर डिपॉजिट में से, वो एक सिक्योरिटी बनती है जिस सिक्योरिटी के अगेंस्ट सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन ट्रांसफ़र करती है. समझ रहे बात को? अगर मान लो 1 करोड़ के डिपॉजिट्स एक बैंक में अभी एक टाइम पे हैं और 10% कैश रिजर्व्स के हिसाब से 10 लाख रुपए आरबीआई के पास हैं, तो आरबीआई उस 10 लाख को सिक्योरिटी मान के उस कमर्शियल बैंक को लेंड कर सकती है. और आज की डेट पे आपको पता है बैंक की एक एक ब्रांच में कितने कितने डिपॉजिट होते हैं. 1 करोड़ तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई एक बैंक के डिपॉजिट्स के हिसाब से. तो आप सोचो कि इतनी बड़ी जो डिपॉजिट्स होते हैं, इतने सारे डिपॉजिट्स बैंक्स में हो रहे हैं, ठीक है, इतने सारे ट्रांसफर्स हो रहे हैं, उसमें कितने सारे रिजर्व्स बन रहे हैं और उसमें से कितना कैश रिजर्व किसके पास पहुंचता है? आरबीआई के पास. तो आरबीआई उसको सिक्योरिटी मान के कमर्शियल बैंक के लिए एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन करती है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. जब सब जगह से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब कहीं से भी पैसा उठा पाना क्या हो जाएगा? मुश्किल, तो आरबीआई कभी भी मना नहीं करेगी. इट विल नेवर से नो. हाँ, अगर मान लो आरबीआई एनकरेज नहीं करना चाहती तो हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दे, और आरबीआई एनकरेज करना चाहती है तो इंटरेस्ट रेट्स गिरा दे.
लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने और गिराने के बीच में जो एक सिक्योरिटी है, कोलेट्रल है, वो क्या है? वो ये है कैश रिजर्व्स। तो क्योंकि आरबीआई अपने पास कैश रिजर्व्स रखती है तो उसको सिक्योरिटी मान के उनके लिए ये फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जैसे कहते हैं ना हारे का सहारा, तो ये कमर्शियल बैंक के लिए हारे का सहारा है। सो नेक्स्ट फंक्शन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। सो फर्स्टली लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ फॉरेक्स, क्योंकि ये यूनिट है जो अब आगे आएगी और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इसका मेंशन है तो आपको मतलब पता होना चाहिए। फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन exchange, and foreign exchange means the currencies of the countries other than our home country. हमारी होम कंट्री के अलावा जितनी भी कंट्रीज की करेंसी हैं दे आर व्हाट अ फॉरेन एक्सचेंज फॉर अस। सो फॉर इंडियंस अदर देन रुपी सारी करेंसी हमारे लिए क्या है? फॉरेक्स। ठीक है, तो अपनी कंट्री की करेंसी के अलावा बाकी सारी कंट्री की करेंसीज को क्या कहते हैं हम? फॉरेक्स। तो आरबीआई का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स इन एन इकोनॉमी ऑल्सो। अपनी कंट्री की करेंसी की रिजर्व्स, अपनी कंट्री की करेंसी डिपॉजिट, इन सबको तो वो क्या कर रही है? मैनेज कर ही रही है। लेकिन साथ साथ उसका एक और काम है कि वो फॉरेक्स की अवेलेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसीज की अवेलेबिलिटी भी एक इकोनॉमी में इंश्योर करती है। ठीक है, तो वो खुद प्रैक्टिस करती है, वो खुद के डिसीजंस लेती है। और कई सारे बैंक्स जो स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बैंक होते हैं, जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है, तो ऐसे बैंकों को वो कई सारे रिजर्व्स बनाने को बोलती है और उन रिजर्व्स को अपनी इकोनॉमी में यूज़ करने के लिए बोलती है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि जब भी हमारी इकोनॉमी में लोगों को या गवर्नमेंट को क्या करनी है? फॉरेन ट्रांजेक्शन्स करनी है, सेटलमेंट्स करनी है, तो हमारी कंट्री के अंदर भी फॉरेन कंट्रीज़ की करेंसी का क्या रहे? एक रिजर्व रहे। ठीक है, तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स का मतलब ये है कि इसने एक कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसीज की अवेलेबिलिटी की भी कस्टडी रख रखी है, उसको भी इंश्योर कर रखा है। कस्टडी का मतलब भी अब अपने पास रिजर्व बना के हमेशा नहीं रखेगी, हमेशा रख भी लेती है। ठीक है, दो काम होते हैं, एक में क्या होता है, ये ऑफिशियल रिजर्व्स बना लेते हैं, कहने का मतलब वो रिजर्व्स जो सिर्फ आरबीआई के पास रहेगी। दूसरे काम में क्या करते हैं, ये जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं और आजकल कई सारे कमर्शियल बैंक्स भी हैं जो कि क्या कर रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज रखते हैं। तो ये उन स्पेशलाइज्ड बैंक्स या उन कमर्शियल बैंक्स को भी बोलते हैं मेंटेन अ रिजर्व या मेंटेन अ स्टॉक ऑफ फॉरेक्स विच वुड बी गिवन टू द इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, इंडियन सिटीजन्स को अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए वो प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से वो फॉरेक्स की भी अवेलेबिलिटी एक इकोनॉमी में इंश्योर कर रही है, ताकि हमारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में कोई भी सेक्रीफाइस ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नाउ 8th फंक्शन इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब नाउ दिस फंक्शन सेज व्हाट? दिस फंक्शन सेज दैट आरबीआई एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस बिटवीन टू कमर्शियल बैंक्स। कहने का मतलब, अब जब हमने इतनी सारी बैंकिंग सर्विसेज को इतना ज़्यादा क्या कर दिया, उनको इतना ज़्यादा एग्रेसिव वे में हम उनको कंडक्ट कर रहे हैं और कई सारे बैंक्स के बीच में कई सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही है। आज की डेट में कमर्शियल बैंक्स के बीच में भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है ना। कमर्शियल बैंक्स अपने अपने डिपॉजिटर्स के लिए कई सारी सर्विसेज कर रहे हैं, तो दूसरे बैंक से कई सारी पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे बैंक्स को कई सारी पेमेंट करते हैं, चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, फंड्स ट्रांसफ़र के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। और बैंक्स कई बार आपस में एक दूसरे से भी फंड्स इकट्ठे करते हैं। मान लो एक बैंक के पास अभी रिजर्व्स नहीं है या फिर उसके पास डिपॉजिटर को जो डिपॉजिटर विड्रॉ करना है उसको देने के लिए पैसे नहीं है, तो दूसरे बैंक से लेंड भी करते हैं ना, वो रेट पे कई सारी रेट पे लेंड करते हैं, तो उनके बीच में आपस में कई सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब उन ट्रांजेक्शन्स के भी किसी को ऊपर बैठ के हेड बन के सुपरवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स आपस में एक दूसरे के साथ हो सकता है कोई सारी गाइडलाइंस फॉलो ना करें, हो सकता है कोई चीटिंग हो जाए, हो सकता है एक दूसरे के इंटरेस्ट को वायलेट कर दें, और इसकी वजह से दो कमर्शियल बैंक्स आगे चल के आपस में एक दूसरे से ट्रांजैक्ट ना करें, जिसकी कॉस्ट कौन उठाएगा? इकोनॉमी और इंडिविजुअल्स, क्योंकि जब दो कमर्शियल बैंक्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो कॉस्ट तो इकोनॉमी को उठानी पड़ेगी। तो आरबीआई ने एक और फंक्शन परफॉर्म किया जिसको कहते हैं क्लियरिंग हाउस। कहने का मतलब, जो भी दो बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज़ हैं, उनको भी हैंडल करेगा आरबीआई, उनको भी सॉल्व करेगा आरबीआई। इसका सिस्टम भी आरबीआई ने बनाया
और बोला कि भाई अब इनको हम सॉल्व करेंगे और कोई भी इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज़ को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी बाकी सारे फंक्शन आपने पढ़े और इसके बाद आप एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ोगे, वो सारे सोल फंक्शंस हैं आरबीआई के। सोल मतलब उन सारे फंक्शंस को आरबीआई के अलावा और कोई नहीं करता। लेकिन ये एट्थ फंक्शन ऐसा है, एट्थ फंक्शन जो आरबीआई के अलावा एक और इंस्टीट्यूशन करता है जिसका नाम है एसबीआई, ठीक है। तो ये जो क्लियरिंग हाउस फंक्शन है ये सिर्फ आरबीआई ने अपने जिम्मे में नहीं रखा है, इसको आरबीआई के साथ एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी परफॉर्म करता है। आरबीआई के 14 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में, तो आरबीआई अपने 14 सेंटर्स पे ये फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अक्रॉस मोर देन 700 ब्रांचेस में ये फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई तो है, आरबीआई का ये फंक्शन है मान लिया, लेकिन ये उसका सोल फंक्शन नहीं है, ये एसबीआई भी उसके साथ परफॉर्म करता है, ठीक है। और इसके बाद बचा नाइन्थ फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस यूनिट ऑल्सो एंड इट विल बी कवर्ड इन अनदर यूनिट ऑल्सो। ये 6 मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, और अगली यूनिट में भी 6 मार्क का सेम क्वेश्चन बनता है, ये सेम तरीके से उसमें भी जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कहने का मतलब आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है। तो वो आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, उसकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके से पॉलिसीज़ को मॉनिटर चेंज करता है क्रेडिट को बढ़ाने घटाने के लिए, ये अब हम पढ़ेंगे कल। और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस यूनिट का, 6 मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछे जाने वाला, एज वेल एज ये सेम टू सेम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अगली यूनिट में भी आएगा। तो ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे हॉट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड पास्ट 10 ईयर्स के आपको क्वेश्चन पेपर में इसका एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, गारंटी, बिकॉज 5 यूनिट में से 2 यूनिट का 6 मार्क का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो टुमारो वी विल स्टडी दिस।